इसके पहले वीडियो में मैंने शीत ऋतु में या जाड़े की ऋतु में भारत में मौसम की क्रियाविधि पढ़ाया था आपको। मैंने ये भी बताया था कि शीत ऋतु में भारत में दो अलग अलग तरह की हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ से और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से, है ना। उत्तर पूर्वी होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर ये हम चार दिशाएं ले लें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये वाली दिशा उत्तर पूर्वी हो गई, है ना, क्योंकि इधर पूर्व है इधर उत्तर है, तो ये दिशा उत्तर पूर्वी हो गई। और ये दिशा दक्षिण पश्चिमी हो गई, क्यों? क्योंकि इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है। तो ये जो कॉर्नर वाली दिशा है, कोने वाली, इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी और इसे उत्तर पूर्वी। ठीक है। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि मैंने बताया था कि ठंडी के दिनों में, जाड़े की ऋतु में भारत में दो तरह की हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है। एक है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। हवाएं जिस तरफ से चलती हैं उसी दिशा के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। ये एरो देख रहे हैं, तीर बना हुआ है, ये एरो दिखा रहा है कि हवाएं उत्तर पूर्व से बह रही हैं और दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो जिधर से हवाएं आती हैं उस दिशा की तरफ से नाम रख देते हैं। तो इन हवाओं का नाम क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि उत्तर पूर्व की तरफ से बहकर ये आ रही हैं। जाड़े के दिनों में दो तरह की हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ इसके पहले वाले वीडियो में आपने अच्छे से पढ़ा। आइए आज हम उत्तर पूर्वी मानसून पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि डैश उत्तर पूर्वी मानसून। किताबों में तो सिर्फ इतना ही लिखा रहता है कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तक पर वर्षा होती है, लेकिन मेरे साथ आप जुड़े हैं तो क्यों न उत्तर पूर्वी मानसून के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जान लें। क्योंकि अगर इसे आप विस्तार से जान लिए जो उत्तर पूर्वी मानसून है, तो मेरे आगे की वीडियो तो समझ में आएंगी, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको हमेशा पढ़ाई में मदद करेंगे। तो हेडिंग डाल दिया आपने, उत्तर पूर्वी मानसून। पॉइंट लिखिए पहला, जाड़े के दिनों में या जाड़े की ऋतु में भारत में केवल पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा नहीं होती, बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में वर्षा होती है, वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। ये ना तमिलनाडु तट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो जहां पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में वर्षा होती है, वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। अब पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत की पहाड़ी और मैदानी राज्यों में जो वर्षा प्राप्त होती है, उसे देखने के लिए इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। आज हम उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में केवल और केवल तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के विषय में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। कैसे? विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना, 35 डिग्री उत्तरी 35 डिग्री दक्षिणी। मैं बात बताऊंगा कि ये क्या है। विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें साल भर विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसके चलते विषुवत रेखा पर जो धरती है धधकने लगती है गर्म होकर। जब धरती धधकने लगती है विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। ये साल भर ये चक्र चलता है। मैंने यहाँ ग्लोब पर दिखाया है इस चीज को, यहाँ मैंने धरातल को दिखाया है। ये देखिए धरातल है, धरातल पर 0 डिग्री अक्षांश, ये 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी। तो 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा पर साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसके चलते विषुवत रेखा पर धरातल धधकने लगता है, धरातल धधकने लगता है, तो विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। देख रहे हैं ये एरो ऊपर उठा हुआ है, इसका अर्थ है कि हवाएं गर्म होकर यहाँ ऊपर उठती हैं। तो विषुवत रेखा पर चूंकि साल भर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर साल भर वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे सुनिए ही नहीं बल्कि लिखते भी रहिए, क्योंकि मैं दोहराऊंगा नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ।
लिखते रहिए। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं, इसके चलते विषुवत रेखा पर वायुमंडल गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, वायुमंडल में वायु ऊपर उठ जाती है। इसके चलते विषुवत रेखा पर साल भर निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो हवाओं में दबाव कम होता है, हवाएं नीचे प्रेशर नहीं लगाती हैं बल्कि हवाएं ऊपर उठती जाती हैं। इसके चलते विषुवत रेखा पर साल भर वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। प्रकृति का लक्षण है कि जहां भी खाली स्थान होगा उस खाली स्थान को भरने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। प्रकृति में ही नहीं, समाज में, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, कहीं भी खाली स्थान है तो उसे भरने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। तो विषुवत रेखा पर जब वायुमंडलीय निम्न दाब, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब। विषुवत रेखा पर जो वायुमंडल में निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, पूर्व से लेकर पश्चिम पूरे ग्लोब पर निम्न दाब का क्षेत्र विषुवत रेखा पर, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं चल पड़ती हैं। फिर से दोहरा रहा हूं थोड़ा डिटेल में। विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से विषुवत रेखा की तरफ हवाएं चल पड़ती हैं। किस लिए? विषुवत रेखीय निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। इन हवाओं को हम व्यापारिक पौने कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारिक पौने 35 डिग्री अक्षांश, दो व्यापारिक पौने दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा तक प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब व्यापारिक पौने 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती हैं तो ये पौने सीधे विषुवत रेखा की तरफ न जाकर पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। ये देख रहे हैं, थोड़ा पश्चिम की तरफ मैंने इनको झुका दिया है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पौने सीधे विषुवत रेखा पर न जाकर पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं, पश्चिम की ओर रुख कर लेती हैं। ऐसा इसलिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोन एक वायुमंडल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोन के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। फ्लोन के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ, लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा आ रही है वो अपनी दाईं तरफ मुड़ गई, यानी ये बड़ा दायां हाथ है ना, तो ये दाईं तरफ मुड़ गया इधर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपनी बाईं तरफ मुड़ गई। ये देख रहे हैं, बाईं तरफ। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ गई, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं तरफ मुड़ गई। इसका परिणाम ये होता है कि दोनों गोलार्ध में व्यापारिक पौने पश्चिम दिशा में रुख कर लेती हैं। दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पौने पश्चिम दिशा में रुख कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती है। यानी ये जी ऐसी अगर हम दिशा बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। वही मैंने कहा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती है। ठीक है, इन व्यापारिक कोणों को हम नाम क्या देते हैं? हमने बताया थोड़ी देर पहले कि व्यापारिक कोणें जिस दिशा में जाती हैं उस दिशा के नाम पर उनका नाम नहीं रखते हैं, बल्कि जिस दिशा से आती हैं उसके नाम पर हम हवाओं का नाम रखते हैं। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इन कोणों को उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोण और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोण कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसे हम उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोण और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक कोण कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ITCZ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन।
इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जहां दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र में, चूंकि दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर ऊपर उठती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म आपने लिख लिया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अर्थात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चूंकि विषुवत रेखा पर साल भर हवाएं दोनों गोलार्धों से आती हैं और टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, इसके चलते हम विषुवत रेखीय अधिकतम तापमान की पेटी, विषुवत रेखा पर अधिकतम तापमान की पेटी है ना, क्योंकि साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो चूंकि विषुवत रेखा पर साल भर हवाएं दोनों गोलार्धों से आती हैं और टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए हम विषुवत रेखीय अधिकतम तापमान की पेटी को क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि सूर्य साल भर में कर्क और मकर रेखाओं के बीच विचलन करता है। हमने एक वीडियो में पहले विश्व भूगोल का जो दूसरा या तीसरा वीडियो जिसमें हमने मौसम परिवर्तन पढ़ाया है, विश्व भूगोल का दूसरा या तीसरा वीडियो मौसम परिवर्तन पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था कि सूर्य चूंकि पृथ्वी 13.5 डिग्री झुकी हुई है और 13.5 डिग्री झुकी हुई के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण कर रही है पृथ्वी। इसका परिणाम ये होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें कभी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कभी मकर रेखा पर, यानी सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच विचलन करती हैं साल भर में, है ना। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, चूंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच विचलन करती हैं, अर्थात सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उसे कहते हैं उत्तरायण, दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो उसे कहते हैं दक्षिणायन। चूंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसके चलते ITCZ अर्थात अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी विषुवत रेखा पर स्थिर नहीं होता है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने के साथ साथ ITCZ भी उत्तर और दक्षिण की तरफ दोलायमान रहता है, अर्थात विचलन करता है। ITCZ क्या है, हवाओं की टकराकर ऊपर उठने का क्षेत्र। तो हवाएं साल भर के विषुवत रेखा पर ही टकराकर ऊपर नहीं उठती हैं, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हवाएं यहाँ पर टकराकर ऊपर उठती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो हवाएं यहाँ पर टकराकर ऊपर उठने लगती हैं, ऐसे आती है टकराकर। भाई जहाँ पर साल का सूर्य का लंबवत किरणें ज्यादा पड़ेगी वहीं तो खालीपन होगा ना, गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी। सूर्य की लंबवत किरणें कहीं भी पड़ेगी तो हवा वहाँ गर्म होकर ऊपर उठेगी, एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों दिशाओं से हवाएं आएंगी, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ITCZ सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ ही ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। इतनी बात आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की तरफ चला जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इसके चलते भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोण के अधीन हो जाता है। भारत कहाँ है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है ना, तो भारत कहाँ है, यहाँ है ना, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की तरफ चला जाता है। इसका परिणाम होता है कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोणों के, ये देखिए व्यापारिक कोण है ना, बह रही हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी सर्दी के दिनों में दक्षिण की तरफ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोणों के अधीन आ जाता है। ये जो एरो मैंने बनाया है यही है उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोणें स्थल खंडों से बहकर आती हैं, देखिए इधर से बहकर आ रही हैं, चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोणें स्थल खंड से या महाद्वीप से बहकर आ रही हैं, इसलिए इन कोणों में नमी की मात्रा 0 होती है, नगण्य होती है, इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। उन्हीं हवाओं में नमी की मात्रा होगी जो समुद्र से बहकर आएंगी,
क्योंकि हवाएं जो समुद्र के ऊपर से होकर बहती हैं तो समुद्र की नमी को सोख लेती हैं, चुरा लेती हैं। समुद्र में हमेशा भाप बनता रहता है ना, वो भाप कहाँ चला जाता है? हवाओं में। लेकिन जब हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहेंगी तो हवाओं में नमी नहीं रह जाती है, क्योंकि स्थल खंड में वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जल ही नहीं तो वाष्पीकरण कैसे होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने ठंडी के दिनों में, ऐसे लिखिए, ठंडी के दिनों में भारत के ऊपर बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने चूंकि स्थल खंड से होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए उनमें नमी की मात्रा नहीं होती। यही कारण है कि ठंडी के दिनों में भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौनों से वर्षा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौनों का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी से होकर प्रवाहित होता है, इस क्रम में ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी चुरा लेती हैं या नमी सोख लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रवाहित होने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चूंकि पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब ये पवन तमिलनाडु में पहुंचती है ना, ये देखिए सीधे कहाँ पहुंच रही है? तमिलनाडु में। ये पवन तमिलनाडु में पहुंचती है तो पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा कर देती है, अर्थात पूर्वी घाट से टकराकर अपनी नमी को छोड़ देती है। यही कारण है कि ठंडी के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। समझ गए आप इतनी सी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन स्थल खंड से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यही कारण है कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन से भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, पर्याप्त मात्रा में नमी चुरा लेता है बंगाल की खाड़ी से और आगे बढ़कर तमिलनाडु में पूर्वी घाट से टकराकर वर्षा करता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा प्राप्त होती है। चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, इसलिए इन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों को ही हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इसलिए अतः सिद्ध हो गया कि शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्रफल हैं। शीत ऋतु में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। पहला, उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्य डैश, यहाँ पर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। दूसरा क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट डैश, यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। आपका उत्तर पूर्वी मानसून खत्म। जस्ट इसका अगला वीडियो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, जो कि इस दिशा से आता है और इधर आता है ना, इस दिशा से आता है, यानी दक्षिण पश्चिम से बहकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है गर्मी के दिनों में। तो अगला वीडियो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा, जो कि गर्मी दिनों में भारत में ढेर सारी वर्षा लाता है। भारत की 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से होकर आता है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करता है। तो अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। ज्यादातर क्वेश्चन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आज अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। हमेशा आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे पढ़कर हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि व्यस्तता इतनी अधिक हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि सबका रिप्लाई पढ़कर उनका रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मुझे अफसोस भी रहता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जो बहुत ही जरूरी कमेंट हैं उनका मैं रिप्लाई करूँ। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। भूगोल खत्म ही होने वाला है, आधा लगभग हो गया है, आधा और बाकी है। भूगोल के साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए। मैं बाकी बारी बारी सभी सब्जेक्ट में समाप्त करूँगा आपके साथ। तो आप इसी तरह से मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। आप अक्सर कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, तो मेरी ऊर्जा का जो स्रोत है वो आप हैं। मुझे और कहीं से ऊर्जा नहीं मिलती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप से ऊर्जा मिलती है। मैं कोई ऐसा खाना नहीं खाता हूँ, कोई ऐसी गोली नहीं खाता हूँ। आप मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, इसलिए मेरा उत्साह बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं है। जुड़े रहिए। नमस्कार।